गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके अंदर हम 10th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और यहाँ पे यूपीएससी कोटेशन के साथ एक हम इसकी शुरुआत करेंगे विच सेज डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। नाउ हाउ वुड यू अप्लाई दिस इन यूपीएससी? चलिए देखिए, यूपीएससी के अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस अपने आप में इतना ज़्यादा है कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। मेंस के लिए इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, फिर करंट अफेयर जो है इसकी तो कोई अपर लिमिट ही नहीं होती है। काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपकी बहुत सारी चीज़ें छूटती हुई जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए एवरीडे बेसिस पे आपको ये करना है। जस्ट बिफोर द नाइट जितना आपसे जो आपने शेड्यूल बनाया है उसे पूरा करने की कोशिश करिए, जितना होता है उतना अच्छा। अदरवाइज आगे आने वाले टाइम में अपने शेड्यूल को उस हिसाब से चेंज करिए। सो डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट का मतलब यही है कि जब भी आप प्री में जाएंगे एग्जाम देने के लिए, मेंस में जाएंगे एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने जाएंगे, उससे पहले हमेशा आपको ऐसा फील तो होगा ही कि बहुत सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी है, वो आपकी रह गई हैं। ये फीलिंग सभी को आती है, इवन टॉपर्स को भी ये फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं कि आपको सब चीजें पढ़ के जानी है, बिकॉज वो तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। करंट अफेयर्स बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम 4 जगह से पढ़ते हैं, 5 जगह से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 3 ऐसे सोर्सेज हमारे जो रह जाते हैं। जरूरत ही नहीं है उसकी, इतने ज्यादा सोर्सेज को आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। तो इंटेलिजेंटली अपना एक शेड्यूल बनाइए, उसे फॉलो करिए एंड एवरी नाइट कोशिश करिए कि बिफोर यू स्लीप वो आपका कंप्लीट हो जाए। नहीं भी होता है उसमें शेड्यूल में अपने हिसाब से चेंजेस करिए। सो प्री से पहले जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जस्ट एवरी डे डू योर बेस्ट। इफ यू डू योर बेस्ट एवरी डे, बिलीव मी प्रीलिम्स निकल जाएगा। इवन तो सिलेबस तो तब भी आपका कंप्लीट नहीं होने वाला है, कुछ ना कुछ हमेशा तब भी रह जाएगा आपको। बट यहाँ पे एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, एग्जाम को क्रैक करना इज द ऑब्जेक्टिव। सो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। वेलकम टू द न्यू मेंबर। रुचि चौहान ने अभी हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। इसके बाद हम टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक्स में हम टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पीपी मटेरियल न्यूज में है काफी, उसके बारे में देखेंगे। हमारा डू और डाई का जो स्लोगन है इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। देन जो नया एक सर्वे किया गया उसके ऊपर भी कुछ डेटा निकल के आया है। स्लम पॉपुलेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन है। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आजकल काफी न्यूज में है, इसके ऊपर देखेंगे क्वेश्चन। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर 2 एमसीक्यूज हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली डिस्कस करेंगे इंडियन पेंगोलिन को, और फिर फाइनली इन सब के बाद रिविजन करेंगे। जितना भी आप स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपका स्कोर आता है, कोशिश करिए 6 या 6 से ज्यादा स्कोर करने की। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी कर पाते तो भी कोई बात नहीं, दोबारा से इसे अटेम्प्ट करिएगा। 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन जब आपके ठीक होते हैं, देन यू बिकम अ सेफ जोन कैंडिडेट। तो यहाँ पे 60% जो है उससे ज्यादा स्कोर करना आपको यहाँ पे जरूरी है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट टेबल टॉप एयरपोर्ट। यहाँ पे अभी न्यूज में था ये, केरला की न्यूज को लेके। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहली कहती है एन एयरपोर्ट विच इज लोकेटेड एंड बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ प्लेटू और हिली सरफेस। तो हिली सरफेस या प्लेटू के ऊपर जो एयरपोर्ट बनाया जाता है उसको आप टेबल टॉप कहते हैं। हो सकता है इट हैज वन और बोथ एंड्स ऑफ रनवे ओवरलुकिंग अ ड्रॉप। तो इसमें जो रनवे होता है उसके एक तरफ या फिर दोनों तरफ ही एक तरीके से ड्रॉप हो सकता है, कुछ गहराई हो सकती है। हो सकता है द टर्म इज कॉइन्ड एंड यूज्ड बाय ICAO। जो ICAO है उसने इस टर्म को कॉइन किया है और वही इसको यूज करती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं टेबल टॉप एयर टॉप्स की। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मिजोरम के अंदर है लैंगपोई करके। देन शिमला एंड कुल्लू का है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपका एयरपोर्ट है वो भी टेबल टॉप है। देन देयर इज अनदर वन इन सिक्किम, पैक्योंग। देन बेंगलुरु है, देन कोझिकोड जो भी न्यूज में था, एंड कन्नूर इज ऑल्सो टेबल टॉप। अब ये एयरपोर्ट जो है कहाँ पे बिल्ट होता है, प्लेटू के ऊपर या हिली सरफेस के ऊपर। तभी मैंने जितनी भी जगहों के नाम लिए, चाहे वो मिजोरम हो, हिमाचल प्रदेश में शिमला हो, सिक्किम हो, वो ऐसे ही हिली रीजन है या प्लेटू रीजन है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो रनवे होता है, सेकंड स्टेटमेंट जो कह रही है, जो रनवे होता है इसकी एक साइड या दोनों साइड पर आपको एक ड्रॉप दिखता है, दैट इज गहराई दिखती है। तो इसी वजह से जो रनवे होता है वो काफी छोटा हो जाता है, तो उतनी ही जगह के अंदर आपको प्लेन को लैंड करना होता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी ठीक है। क्या इस टर्म को ICAO ने बनाया था, कॉइन किया था और यूज भी किया था? नो, दिस इज इनकरेक्ट। किसने बनाया था मैं आपको बताऊंगा, बट पहले यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज ICAO। उसके इंटरनेशनल टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा कहीं पर भी टेबल टॉप एयरपोर्ट की जो टर्मिनोलॉजी है वो मेंशन नहीं है। बट इंडिया के अंदर इंडियन स्टैट्यूटरी एविएशन बॉडी जो हमारी DGCA है,
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, उनकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्निंग पीपीई मटेरियल। पीपीई मटेरियल के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा कथन पीपीई मटेरियल के बारे में सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल्स। इसे रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, हो सकता है। अ सिंथेटिक फ्यूल कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ इट। इसके साथ एक सिंथेटिक फ्यूल जो है वो बनाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। द ट्रांसफॉर्मेशन जो इसके अंदर करी जाती है इट इज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस। तो पायरोलाइसिस का जो पूरा एक प्रोसेस होता है उसको यूज करके ये ट्रांसफॉर्मेशन करी जाती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी आपको पता है पीपीई मटेरियल काफी ज्यादा बनाया गया था कोविड-19 के टाइम पे। अब होगा क्या, देखिए इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक नई टेक्निक निकाली गई है कि हम इसको कैसे एक फायदे के तौर पे यूज कर सकते हैं। इनको हम ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं बायोक्रूड के अंदर, ठीक है। बायोक्रूड जो है एक टाइप का सिंथेटिक फ्यूल होता है जो कि सीवियर इफेक्ट्स जो होते हैं ह्यूमन काइंड के ऊपर, जो एनवायरमेंट के ऊपर जो सीवियर इफेक्ट्स होते हैं इस मटेरियल के, वो तो कम करेगा ही, और साथ में एक एनर्जी का जो नया सोर्स है, एक रिन्यूएबल सोर्स, वो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यस, रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल बनाया जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्या ये सिंथेटिक फ्यूल है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अ सिंथेटिक फ्यूल कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ इट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। और इसके अंदर जो प्रोसेस यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर यूज किया जाता है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसमें एक जो चीज मुझे बतानी है आपको वो ये है, अगर हम तीसरी स्टेटमेंट को पढ़े, यहाँ पे बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन करी जाती है पीपीई मटेरियल की एक पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ जिसे पायरोलाइसिस कहते हैं। तो पायरोलाइसिस जो टेक्निक है इससे हम कुछ करने की कोशिश करें, मतलब पीपीई मटेरियल को किसी चीज में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली 2 स्टेटमेंट भी तो यही बता रही है कि ट्रांसफॉर्म किया जाता है इसे रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल्स में। तो तीसरी स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं हमें एक जानकारी मिलती है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज तो हम इससे बनाने ही वाले हैं। वो फ्यूल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो कई बार जो 1, 2, 3 स्टेटमेंट होती है, पहली तीसरी के साथ, तीसरी पहले के साथ, कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे देती है उसको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे एलिमिनेशन का मेथड जो है यूज करना आसान हो जाता है। चलिए, द रिसर्चर कॉल फॉर पीपीई वेस्ट टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूल, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा पीपीई मटेरियल जो है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, क्यों ना इसको फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस। दिस ब्रेक्स डाउन प्लास्टिक एट हाई टेम्परेचर। पायरोलाइसिस जो टेक्निक होती है इसके अंदर जो प्लास्टिक होता है इसको 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1 घंटे तक रखा जाता है बिना ऑक्सीजन के, इसको ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर वहां से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है इसे बायोक्रूड के अंदर कन्वर्ट करने का। हमारा जो आंसर है वो बी है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। देखिए, जब अगर मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहां पे आपसे बायोफ्यूल के बारे में बात करी जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करी जा रही है, तो वहां पे आपको ये पीपीई मटेरियल वाला एग्जांपल भी जो पायरोलाइसिस टेक्निक है उसको भी बताना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपका आंसर बेटर हो जाएगा आपके कंपेटिटर के एग्जांपल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो किसके बारे में लिख रहे होंगे, देखिए बाकी सोलर एनर्जी के बारे में लिख रहे होंगे, विंड एनर्जी के बारे में लिख रहे होंगे, और एग्जामिनर जो होगा वो बार बार यही पॉइंट पढ़ पढ़ के उनको मार्क्स दे रहा होगा। लेकिन फिर आपकी आंसर शीट आएगी और वहां पे पीपीई मटेरियल का एग्जांपल दिया होगा, सोलर एनर्जी आपने भी लिखा होगा, विंड एनर्जी आपने भी लिखा होगा, लेकिन एक नया पॉइंट आपने लिखा होगा दैट इज द पीपीई मटेरियल को कैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। और वहीं पे एग्जामिनर को लगेगा कि इस स्टूडेंट ने, इस एस्पिरेंट ने एक नई चीज लिखी है, और वहां पे 1 या 2 मार्क्स जो है आपको क्वेश्चन के अंदर ज्यादा मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको जो 1 या 2 पॉइंट्स है वो अपने आंसर के अंदर बेटर लिखने हैं, करंट के हिसाब से लिखने हैं, ताकि आपका जो आंसर है वो दूसरों के कंपैरिजन में अलग हो सके। अभी हमने जो अपनी आंसर की सीरीज शुरू करी है उसमें भी जाके आप आंसर जो है लिख सकते हैं और बाकी के लोगों के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं अपने मार्क्स का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई। तो गांधी जी ने कौन से मूवमेंट के अंदर डू और डाई का जो नारा था वो दिया था? क्या ये दांडी मार्च के टाइम पे दिया था, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली हम 78th एनिवर्सरी क्विट इंडिया मूवमेंट की ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी अगस्त 8, 1942 को ये डू और डाई का नारा दिया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और अभी 1-2 दिन पहले ही हमने इस डे को दोबारा से कमेमोरेट किया। और यहाँ पे डू और डाई का जो नारा था वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए दिया गया था। मूवमेंट जो था ये स्टार्ट किया गया था ग्वालियर टैंक मुंबई रीजन के अंदर, और इस डे को अगस्त क्रांति डे के तौर पर भी यहाँ पे याद रखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगस्त क्रांति, यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, ध्यान रखिएगा किसने दिया था ये भी पता होना चाहिए। आंसर हमारा हो जाएगा सी। यहाँ पे जो न्यूज है वो तो करंट अफेयर्स में आई है, लेकिन मैंने आपको बताया था करंट में जो भी आपके स्टैटिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ आता है तो वो इश्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़ के जाइएगा उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूछ रहा है एवी स्टैट्स इंडिया 2020 जो रिपोर्ट है इसको किसने रिलीज किया है? क्या इसे नीति आयोग ने रिलीज किया है, प्रथम एनजीओ ने किया है, नेशनल स्टैट्स ऑफिस ने किया है या फिर एमएचआरडी ने किया है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। तो एनवी स्टैट्स रिपोर्ट जो इंडिया की 2020 की रिलीज करी गई है, इसे रिलीज किया है नेशनल स्टैट्स ऑफिस एनएसओ ने। इसके अंदर डेटा दिया हुआ है, एनवायरमेंट से रिलेटेड डेटा दिया है, स्टेट वाइज डेटा दिया है, देन कहां पे सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन है इससे कंसर्निंग डेटा दिया है, और फॉरेस्ट फायर से कंसर्निंग डेटा, काफी ज्यादा डेटा जो है वो स्टेट वाइज इसके अंदर दिया है कि कौन सा स्टेट किसके अंदर सबसे ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट का जो डेटा है वो भी आप देख सकते हैं एनवी स्टैट रिपोर्ट का। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो बनाया है, जैसे कि एज पर एनवी स्टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्लम पॉपुलेशन। तो कौन से स्टेट के अंदर स्लम पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है? तो क्या आंध्र प्रदेश में है, बिहार में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एनवी स्टैट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जो कि रिसेंटली रिलीज करी गई है, इसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो स्लम पॉपुलेशन है दैट इज इन मध्य प्रदेश, और यहाँ पे जो अर्बन पॉपुलेशन के अंदर 36.10 स्लम पॉपुलेशन है, ध्यान रखिएगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन टू अर्बन पॉपुलेशन 36.10 आंध्र प्रदेश के अंदर पाई गई है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ऊपर हमने पहले भी क्वेश्चन बनाया है, बार बार न्यूज में आ रहा है, तो हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट AIF? क्या इसके बारे में सही है? पहली स्टेटमेंट कहती है द फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड। इसके अंदर 1 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी विल बी क्रिएटेड थ्रू दिस फंड। इस फंड की सहायता से कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो कराई जा सकती है। नेक्स्ट, फार्मर्स विल बी बेनिफिशियरीज बट मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर केप्ट आउट ऑफ इट। तो फिलहाल के लिए फार्मर्स जो है उनको बेनिफिशियरीज बनाया गया है, लेकिन मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है उनको फिलहाल के लिए बाहर रखा गया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो दिया गया है, और यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए दिया गया है। तो ये जो कीमत यहाँ दी गई है, जो अमाउंट दिया गया 1 लाख करोड़ का, ये बिल्कुल सही दिया गया है। पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। सेकंड थोड़ी सी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बताया गया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं, और जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर से रिलेट ही करेंगे तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी तो उसके अंदर आ ही जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी हो जाती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन इसके अंदर सिर्फ फार्मर्स को ही बेनिफिशियरीज नहीं बनाया है, साथ में आपके जो मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है इनको भी इंक्लूड किया गया है, और मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलावा वेरियस जो फार्मर्स की बॉडीज होती हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ताकि एक ओवरऑल बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किया जा सके और एग्रीकल्चर को आगे लेके आया जा सके। यूनियन कैबिनेट ने ये सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम थी इसको अप्रूव किया था फाइनेंसिंग फैसिलिटी कितने की प्रोवाइड करने के लिए, 1 लाख करोड़ की। फंड जो होगा इससे बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हार्वेस्ट के बाद जो पूरा मैनेजमेंट करना होता है जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी आती है, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जिसमें कलेक्शन सेंटर्स भी क्रिएट किए जाएंगे, और इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होती हैं वो भी क्रिएट करी जाएंगी, और कोल्ड स्टोरेज तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो एसेट्स हैं ये फार्मर्स को एनेबल करेंगी ताकि उनको जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। और आपको पता ही है जब भी हम प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाते हैं जहां पे जो फल और सब्जियां होती हैं उसको प्रोसेस करके जैम बनाई जा सकती है, अचार बनाया जा सकता है, और भी वेरियस जो चीजें वो बनाई जा सकती हैं, वहां पर जो फार्मर्स का प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे वेस्टेज को रिड्यूस करने की बात करी गई है और प्रोसेसिंग करके वैल्यू एडिशन करने की बात करी गई है। 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो इसी चीज के लिए सैंक्शन किया गया कि इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बनाई जा सके ताकि प्रोसेसिंग करके उनके माल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करी जा सके, कोल्ड स्टोरेज बनाई जा सके ताकि उनका जो माल है वो बर्बाद ना हो, वेस्टेज ना हो। बेनिफिशियरीज इसके अंदर मैंने आपको बताया कि फार्मर्स होंगे, साथ में इसके अलावा मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इसके अंदर है। देन इसके अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं जो स्टार्टअप्स लेके आते हैं इसके अंदर, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है और पूछ रहा है कि कौन सी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सही स्टेटमेंट है। पहली कहती है मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच आरबीआई कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, हो सकता है। Then RBI reviews its monetary policy every 3 months। तो हर 3 महीने में RBI जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करता है, ये भी हो सकता है। इट यूजुअली टारगेट्स इन्फ्लेशन रेट, ये जो है खास तौर पे इन्फ्लेशन रेट्स को टारगेट करता है। सोचिए क्या आंसर होगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, अभी आरबीआई गवर्नर हमारे जो हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने कुछ की पॉलिसी डिसीजंस जो है उनको अनाउंस किया है कंसर्निंग मॉनेटरी पॉलिसी और कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से उनको ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीजें हमें बताना जरूरी है। और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है हर 2 महीने में एक बार रिव्यू करी जाती है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है, क्या उसके अंदर आरबीआई कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को? तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसके थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, वेरियस रेट्स जो होती है इसके अंदर मैनेज करी जाती है। देन क्या इसको 3 महीने में रिव्यू किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि हर 2 महीने में इसको रिव्यू किया जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। देन इट यूजुअली टारगेट्स इन्फ्लेशन रेट, तो इसके अंदर इन्फ्लेशन रेट जो होता है उसको टारगेट किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन का जो यूजुअली हमारा 4 ± 2% का रहता है वो हमारा ब्रीच ना हो। यस, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। कुछ और चीजें देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, सम की पॉलिसी डिसीजंस जो आरबीआई ने यहाँ पर लिए। तो यहाँ पे बैंक्स अलाउड टू रीस्ट्रक्चर स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई लोन्स। तो यहाँ पे बैंक्स को अलाउ किया गया कि वो अपने स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट जो उनके लोन्स हैं उनको वो रीस्ट्रक्चर कर पाएं। साथ में ही इंडिविजुअल्स बोरोवर्स जो हैं उनको भी यहाँ पे रिलीफ दी गई है। साथ में ही एक्सटेंशन जो था अनाउंस किया गया था लोन मॉरेटोरियम के ऊपर बियॉन्ड अगस्त 31, उसे यहाँ पे मना किया गया है। देन गोल्ड के ऊपर अगर कुछ भी बोरिंग करी गई है तो वहां पे रिलैक्सेशन दी गई है। टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ईयर्स। पर्सनल लोन के ऊपर जो टेन्योर है उसको भी 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। देन 10,000 करोड़ दिए गए हैं नाबार्ड एंड एनएचबी को, और स्टार्टअप को भी यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स के अंदर इंक्लूड किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो बताई गई थी आरबीआई गवर्नर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात कर रहा है Which of the following recommendations is or are correct about monetary policy committee? MPC के बारे में कौन कौन सी यहाँ पे उन्होंने recommendation जो है वो बिल्कुल करेक्ट बताई गई है। पहला है कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%। तो यहाँ पे रेपो रेट को कहा गया है कि आप अनचेंज रखेंगे, 4% पे ही रखेंगे, हो सकता है। आरबीआई गवर्नर अनाउंस्ड स्टिमुलस मेजर विच इंक्लूडेड एडिशनल स्पेशल लिक्विडेशन ऑफ 10,000 करोड़ एट रेपो रेट टू नाबार्ड एंड एनएचबी। आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया है एक स्टिमुलस मेजर जिसके अंदर एडिशनल स्पेशल लिक्विडिटी 10,000 करोड़ की दी जाएगी नाबार्ड और एनएचबी को। ये भी हो सकता है। आरबीआई टू सेटअप एन इनोवेशन हब, एक इनोवेशन हब की भी बनाने की बात करी गई है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, काफी सारे पॉइंट्स हम पीछे पढ़ ही चुके थे। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है रेपो रेट को अनचेंज करने की बात करी गई, तो ठीक है 4% पे रखने की बात करी गई है। ये 10,000 करोड़ वाला पॉइंट हमने पीछे ही पढ़ लिया था कि नाबार्ड और एनएचबी को 10,000 करोड़ देने की बात करी गई थी, ये यहाँ पीछे हमने देख लिया था। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है वो भी करेक्ट हो जाती है। आरबीआई को यहाँ पे इनोवेशन हब भी सेटअप करने के लिए कहा है, तो यस आरबीआई जो एक इनोवेशन हब जो है उसको सेटअप करेगा। इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो अपने लोन्स को रीस्ट्रक्चर करेंगे, ये भी हम देख चुके हैं पीछे। और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो भी कम करने की बात करी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो इसके अंदर हमने देखी थी। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो यहाँ पे इसको लेके एक आर्टिकल था, इसी वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा रैंक क्या है इसके अंदर, फिर हम बाकी कंट्री से भी कंपेयर करेंगे। क्या 101 है, 134, 150, 102? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो 102वां रैंक हमारा है, डी इज द करेक्ट आंसर। 102nd रैंक जो है वो इंडिया का है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। टोटल 117 कंट्रीज थी यहाँ पर, और ब्राजील का जो रैंक है 18वां आया है। और अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें, पाकिस्तान का 94 है, चाइना का 25 है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पैरामीटर्स कंसीडर करे जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स इसके अंदर लिए जाते हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर अंडर नरिशमेंट, इसके अंदर एक फैक्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है। देन एक और है चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें कंसीडर किया जाता है। देन चाइल्ड वेस्टिंग जो है उसको भी हम कंसीडर करते हैं। और ये सारे फैक्टर्स के अलावा एक चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसको भी कंसीडर किया जाता है। तो अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये 4 फैक्टर्स इसमें कंसीडर किए जाते हैं। और चाइल्ड वेस्टिंग में जो इंडिया का रैंक है वो काफी पीछे है, बिकॉज यहाँ पे इंडिया चाइल्ड वेस्ट रेट जो है एक्सट्रीमली हाई है, 20.8%, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर हम काफी पीछे हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन पेंगोलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियन पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन के बारे में कौन सा कथन सही है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, फिर देखेंगे। इट इज हंटेड फॉर मीट एंड यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। इनको इनके मांस के लिए मारा जाता है और साथ में चाइनीज मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है, हो सकता है। इट कम्स अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है इसके अंदर ही शेड्यूल 1 पार्ट 1 में आता है, ये भी हो सकता है। देन एज पर IUCN इसका जो स्टेटस है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इंडियन पेंगोलिन का, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अभी न्यूज थी कहां से, तेलंगाना से।
और यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने काफी अच्छा काम किया, एक्सपोज किया है कि काफी रैम्पेंट पोचिंग जो है वो इंडियन पेंगोलिन्स के अंदर देखने को मिली है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के फॉरेस्ट के अंदर। 3 to 4 किलोग्राम्स जो पेंगोलिन का स्केल्स होता है उसको सीज किया गया है और ऐसा माना गया है कि जो ये सीज किया गया है इसमें से काफी सारे जो एनिमल्स थे उनको मारा गया है। अब यहाँ पे IUCN स्टेटस की अगर बात करें सो इट इज एंडेंजर्ड नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगर हम चाइनीज पेंगोलिन की बात करते हैं, सी से चाइनीज, सी से क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है लेकिन इंडियन पेंगोलिन इज एंडेंजर्ड। तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, सी और डी तो हमारा यही एलिमिनेट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट एंड फर्स्ट स्टेटमेंट की। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज हंटेड फॉर मीट, यस मीट के लिए हंट किया जाता है और साथ में चाइनीज मेडिसिन के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो यस ये शेड्यूल 1 पार्ट 1 में आता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम विद इन 2 मिनट्स में रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट रिवीजन आपको कल करनी है, फिर हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे क्या है हमारा और उसके बाद विनर ऑफ द डे देखेंगे। चलिए हमने शुरुआत करी थी टेबल टॉप एयरपोर्ट से, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है केरला के अंदर हुई है उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया था और यहाँ पे टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्लेटू हिली सरफेस एरिया में बनाए जाते हैं। कुछ एरियाज भी मैंने आपको गिनवाए थे, कोझिकोड के अलावा कन्नूर है केरला के अंदर है, वो भी मंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, देन पैक्योंग सिक्किम के अंदर है, देन शिमला कुल्लू के अंदर भी हिमाचल के अंदर ये है, देन लैंगपुई करके एक जगह है मिजोरम के अंदर, वहाँ पे टेबल टॉप एयरपोर्ट है, जहाँ पे यहाँ पे एक साइड, ये दोनों साइड पे ही एक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ड्रॉप होता है और जो रनवे होता है उसका साइज जो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाता है। यहाँ पर ये जो टर्म है ये लेके आए थे ICAO जो है वो नहीं लेके आया था, DGCA को लेके आया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और हमारी ही टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं ICAO जो है, इसके टेक्निकल डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। फिर हमने PPE मटेरियल के बारे में देखा था, काफी ज्यादा वेस्टेज जो है निकल के आ रहा है और इसी वजह से यहाँ पे कुछ स्टडीज करी गई और पायलोसिस जो है वो टेक्निक लेके आए हैं ताकि इसको रिन्यूएबल लिक्विड फ्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, सिंथेटिक फ्यूल जिसे हम बायोक्रूड कहेंगे, यहाँ पर उस पर ट्रांसफॉर्म करने की बात करी जा रही है। तो काफी ज्यादा मटेरियल जो है उससे ये फ्यूल जो है बनाया जा सकेगा। फिर हमने डू और डाई के जो हमारा स्लोगन था उसके बारे में बात करी थी, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति डे एवरी ईयर जो हम यहाँ पे इसे सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में बात करी गई थी। 78th एनिवर्सरी अभी हमने रिसेंटली ऑब्जर्व करी है 8 अगस्त को, वहीं पे ही डू और डाई का जो एक स्लोगन था वो गांधी जी ने दिया था, ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि इसके बारे में न्यूज में मेंशन किया गया। देन हमने एनवी स्टेट्स के बारे में देखा था, ये जो रिपोर्ट लेके आए वो NSO लेके आए और इसके अंदर हमने देखा था कि जो स्लम पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, वो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में निकल के आई है, विच इज स्लम पॉपुलेशन टू अर्बन पॉपुलेशन 36.10%, ध्यान रखिएगा। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में था। 1 लाख करोड़ यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए, प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनाने के लिए, जो कलेक्शन सेंटर्स होते हैं ये बनाने के लिए, ताकि फार्मर्स को काफी फायदा मिल सके। यहाँ पे इवन जो एग्री स्टार्टअप्स है उनको भी बहुत ज्यादा फायदा देने की बात करी जा रही है। साथ में इसमें सिर्फ इतना ही लिमिट नहीं होगा फार्मर्स एंड स्टार्टअप्स, साथ में FPO सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी फायदा मिलने वाला है। फिर हम RBI मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि अभी रिसेंटली RBI के गवर्नर ने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन जो थी वो दी थी। इसमें बात करी गई है मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कि प्रोसेस होता है, RBI इससे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और यहाँ पे 2 महीने के बाद ये रिव्यू जो है किया जाता है। देन यूजुअली टारगेट किसको करते हैं, इन्फ्लेशन रेट को करते हैं। हमने ये सारे पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो थे जो कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने दिए वो भी हमने देखे थे। इसमें नाबार्ड NHB को 10,000 करोड़ देने की बात करी गई है। रेपो रेट अनचेंज रखी जाएगी 4% के ऊपर और RBI इनोवेशन हब भी बनाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग और लोन के बारे में भी यहाँ पर बात करी गई है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में देखा था, हमारा रैंक जो है 102 है, इसके अंदर 117 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और हमारा जो रैंक है कंपेयर टू बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम इसमें इंप्रूवमेंट कर लें। 4 फैक्टर्स जो कंसीडर किए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दैट इज अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। और चाइल्ड वेस्टिंग के अंदर तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। फिर हमने इंडियन पेंगोलिन के बारे में लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, चाइनीज पेंगोलिन से कंपेयर किया था। हमारा जो इंडियन पेंगोलिन है वो एंडेंजर्ड है, चाइनीज पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ध्यान रखिएगा ये जो IUCN का स्टेटस जो होता है ये भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। इट कम्स अंडर शेड्यूल 1 पार्ट 1, बिल्कुल ठीक है, और इसका इस्तेमाल मीट के लिए और चाइनीज मेडिसिन को बनाने के लिए किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज आपके लिए मेंस का एक क्वेश्चन है जो कि आप exam.network.com का ये जो लिंक है इसके ऊपर जाकर आप लिख सकते हैं। आप इसके अंदर जो भी अपना आंसर लिखते हैं 150 वर्ड्स में
उसको सबमिट कर दीजिएगा पीडीएफ की फॉर्मेट में। और यहाँ पे क्योंकि ऑल इंडिया से आप स्टूडेंट्स जो है इसको सबमिट करेंगे तो इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो भी निकाली जाएगी। हो सकता है चेक करने में टाइम लग जाए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी तो टाइम ज़्यादा लग सकता है। नेवरदलेस कुछ चीज़ें जो मैं फॉलो करता था अपने आंसर राइटिंग में, जिसकी वजह से मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाया, तो आप अंडरलाइन जरूर करिएगा जहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यूज करते हैं। ग्राफ अगर आपको यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके का, जबरदस्ती नहीं डालना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके का ग्राफ या पिक्टोग्राफिक तौर पे किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको जरूर करिएगा। आपका जो इंट्रो और कंक्लूजन होना चाहिए, 1 लाइन का इंट्रो 1-2 लाइंस का, या फिर 1-2 लाइंस का कंक्लूजन, वो बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए और कोशिश करिएगा पॉइंट वाइज में लिखने की। ये कुछ मेरी सजेशन रहेंगी। अदरवाइज मेंस के आंसर्स कैसे लिखने, मैं अपने आंसर्स भी शेयर करूंगा आपसे और कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा था, उसके विनर हैं पवन। तो पवन पवार, आप हमें नेटमॉक प्रेप पे मेल करके बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ है वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में जितना भी स्कोर आपने किया उसे लिख दीजिएगा। 6 से अगर कम स्कोर है आपका तो आज ही इसे दोबारा से अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन कितना भी स्कोर हो इसको 24 आवर्स में रिवाइज करने के लिए दोबारा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। देन टेलीग्राम पे मुझसे आप अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं, और इसके थ्रू आपका एग्जाम को लेकर किसी भी तरीके का डाउट है तो वो आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बाकी सभी वीडियोस के भी मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस